टेबल से शादी। अब तक आपने सुना कि निमी और मिता दोनों शॉपिंग मॉल पहुंच जाते हैं, लेकिन निमी को पता नहीं क्या होता है। वो कार से बाहर नहीं आती है। जिसे देख मिता ने पूछा, अब क्या हुआ? तुझे ही तो आना था यहाँ। अब आगे मैं भूल गई कि मेरा पैर सूज गया था और अंश ने मुझे सीधे घर जाने को कहा है, वरना वो 1 वीक और मुझे घर में बंद कर देंगे। निमी ने मिता को कहा, तुझे ये सब पहले याद नहीं आता है? तेरी वजह से मैं भी यहाँ आई हूँ, वरना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। मिता ने कहा, सॉरी यार, चल वापस चलते हैं। निमी ने कहा। दोनों जैसे ही वापस जाने के लिए ड्राइवर को बोलते हैं कि तभी मिता की नज़र एक दीपावली की स्टॉल पर जाती है। जिसे देख मिता बोली, निमी, 2 दिन बाद दीपावली आने वाली है। इन सब में ये तो हम भूल ही गए। चल दिवाली की खरीदारी करते हैं। ये बोल मिता निमी को लेके उस स्टॉल के पास जाती है और कुछ कुछ सामान देखने लगती है। यह सब देख के निमी की आंखों में चमक आ जाती है और दोनों दिवाली की बहुत सारी खरीदारी करती हैं। फिर घर के लिए निकल जाती हैं। निमी और मिता घर जाकर मिता के रूम में बैठ जाते हैं। मिता बस अंश के कॉल का वेट कर रही होती है, जिससे उसे पता चल सके कि क्या हुआ है। वहीं अंश अपनी कार को एक फार्म हाउस के बाहर रोकता है। ये फार्म हाउस शहर से थोड़ी दूर पर होता है, जिसके चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं। उसी के बीचों बीच अंश का ये फार्म हाउस होता है। अंश अपनी कार से बाहर आके सीधे अंदर जाता है और हॉल में देखता है कि वहाँ पर पहले से ही पंकज, आदि और रोकी होते हैं। साथ ही वहीं जमीन पर लड़का अधमरा हालत में होता है। उसे देखकर समझ जाता है कि ये उन लड़कों में से ही एक है जो उस वक्त अंश के हाथ से बच गया था, क्योंकि वो बहुत पहले ही इस जगह से निकल गया था। अंश हॉल के एक सोफे पर बैठते हुए बोला, क्या ये वही है? जी बॉस, ये उन लड़कों में से है। इसने हमें बताया कि उस दिन कुछ वीक लेके ये वहाँ से निकल गया था। उसके बाद का इसे भी पता नहीं, रॉकी ने कहा। अंश रॉकी की बात सुन के उस लड़के की तरफ देखते हुए बोला, तुम अब क्यों मिता को ब्लैकमेल कर रहे हो? अंश को वहाँ पे देख वो लड़का पहले ही थोड़ा सा डर गया था और रॉकी ने पहले ही उसे इतना मारा था कि उसकी हालत इतनी भी नहीं थी कि वो खुद से चल भी पाए। फिर भी वो खुद को घसीटते हुए अंश तक लेके गया और उसके पैरों में गिर के बोला, सर, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए, मुझे फंसाया जा रहा है। मैं मानता हूँ पिक मैंने ली थी और वो सब मेरे पास अभी भी थी, लेकिन एक दिन मेरे पास एक मेल आया और किसी ने मुझसे मांगा। मैंने मना किया तो उसने मेरी फैमिली को मारने की धमकी दी। मैं डर गया, इसलिए मैंने वो फोटोज उसे दे दी। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता। अंश जब अंदर आया था और उस लड़के को देखकर ही समझ गया था कि ये वो नहीं है जो ये सब कर रहा है। इसके पीछे तो कोई और ही है और अब उस लड़के के बोलने से भी उसका सब पता चल चुका था। अंश उस लड़के को देखकर बोला, वो मेल आईडी दो। जी सर। ये बोलकर वो लड़का एक फ़ोन लेके उसमें अपनी आईडी ओपन करके सबको मेल आईडी देता है। अंश ने कहा, पंकज, इसका आईपी एड्रेस पता लगवाओ। ये सुन पंकज अपनी आईटी टीम को इस काम में लगा देता है और करीब 10 मिनट बाद पंकज को उस आईडी का लोकेशन पता चल जाता है। वो लोकेशन किसी फ्लैट का होता है, जबकि पंकज वहाँ पे है और अंश के बॉडीगार्ड बेहतर हैं। तो उससे पता चलता है कि वो जिसकी आईडी थी वो हैक हो गई थी 2 दिन के लिए। इतना सब सुनने के बाद अंश एक बात तो समझ चुका था कि इन सब के पीछे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड वाला पर्सन है
जो ये सब कर रहा है। वो उसे ये भी पता है कि वो किसी कॉलेज गोइंग मामूली लड़की को नहीं बल्कि अंश मित्तल की बहन को ब्लैकमेल कर रहा है, क्योंकि उसकी सारी प्लानिंग अंश के अकॉर्डिंग थी। अंश कुछ देर फार्म हाउस के गार्डन में जाता है। वो शांति से सारी चीज़ों के बारे में सोचने लगता है। अंश सोचता है कि कैसे कुछ दिनों से सब कुछ गलत हो रहा है। तभी जैसे अंश को कुछ समझ आ जाता है, वो खुद से ही सोचता है कि उसने कभी इस बात पे गौर क्यों नहीं किया। अंश फार्म हाउस से निकल के सीधे अपने घर चला जाता है और यहाँ पर आदि और पंकज उसे देखते हुए सोचते हैं कि अचानक ही अंश को क्या हुआ जो बिना कुछ बोले ही चला गया। रॉकी उनके पास आते हुए बोला, लगता है बॉस को किसी से शक हो चुका है। रॉकी की बात पे आदि और पंकज दोनों उसे देखते हैं, जैसे कि उसे कुछ पूछ रहे हो कि तुम्हें कैसे पता। रॉकी दोनों के सवालिया नजरों को देखते हुए बोला, देखा नहीं तुम दोनों ने बॉस कैसे निकले यहाँ से? इसका मतलब साफ है कि वो समझ गए हैं। उसकी बात सुन के पंकज और आदि भी वहाँ से निकल जाते हैं और पीछे रॉकी खुद से बोला, ये तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे फिल्म का क्लाइमेक्स छूट जाएगा। फिर रॉकी पीछे उस लड़के को देखते हुए बोला, इसका क्या करना है? ये तो बॉस ने बताया ही है। गलती तो की है इसने, उसके लिए पिट भी गया, अब हॉस्पिटल ही ले जाना चाहिए। इधर अंश एक विला के बाहर पहुंचा। वो विला बहुत बड़ा नहीं था। अंश अपनी कार से बाहर आके सीधे विला के अंदर जाता है। उसके गार्ड को देख के किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो अंश को रोक सके। अंश सीधा विला के अंदर जाते हुए बोला, मुझे लगा था कि पिछली बार जो हुआ है उससे आप सबक लेके दोबारा कोई गलत हरकत नहीं करेंगी, लेकिन आप तो उसे भी ज़्यादा गिर गई। अंश ये सारी बातें एक औरत के सामने आके बोला। जैसे उस औरत ने अंश की सारी बातें सुनी, उसके पैरों तले जैसे जमीन ही निकल गई हो। उसे नहीं लगा था कि अंश को इतनी जल्दी उसके बारे में पता लग जाएगा। उसने तो सारा प्लान परफेक्ट बनाया था। तभी अंश के पीछे आ रहे पंकज और आदि भी अंदर आ जाते हैं। आदि अंदर आते हुए सामने देखता है और शॉक्ड हो जाता है। उसे लगा नहीं था कि ये सब ये औरत करेगी। आदि के मुंह से एक एक शब्द निकलता है, बुआ जी। आदि अपने सामने अपनी बुआ को मीनाक्षी जी को देख के शॉक्ड हो जाता है। उसे नहीं लगा था कि ये सब उन्होंने किया है। वो क्यों अपने ही परिवार के बच्चों के साथ ऐसा करेगी। तभी अंश बोला, आपको क्या लगा था आप इतना सब कर लेंगी और मुझे पता नहीं चलेगा? सारा प्लान तो अच्छा था आपका, लेकिन एक गलती कर दी। मोहरे थोड़े कमज़ोर चुन लिए जो अपना दाव ठीक से नहीं खेल पाए। तो ये क्या बोली जा रहा है अंश? और ये सब क्या है? इतने बॉडीगार्ड क्यों लगा रखा है मेरे घर में? मीनाक्षी जी ने अनजान बनते हुए कहा। अंश उसके इस नाटक को अच्छे से समझ रहा था। तभी अंश आगे आके एक सोफे पर बैठते हुए एक गार्ड को कुछ इशारा करता है। अंश का इशारा मिलते ही वो गार्ड एक वीडियो प्ले करता है। उस वीडियो को देख के मीनाक्षी जी की होश ही उड़ जाते हैं और वो चिल्लाते हुए अंश से बोली, अंश मेरे बेटे को छोड़ दो, इसमें तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तो मिता और आदि ने भी आपका कुछ नहीं था। फिर ये सब करने से पहले आपने उनके बारे में क्यों नहीं सोचा? ये क्यों नहीं सोचा कि कितनी तकलीफ होगी उनको इन सब से? अपने ही परिवार के खिलाफ साजिश करते हुए आपका दिल कैसे मान गया? अंश ने भी चिल्ला के कहा। अंश की आवाज़ में इतना गुस्सा था कि आज पंकज को भी देख के थोड़ा सा डर लगा था। वहीं आदि अभी भी अंश की कही हुई बात का मतलब समझने की कोशिश करता है कि अंश ने ऐसा क्यों कहा है कि मीनाक्षी जी ने मिता के साथ साथ उसके साथ भी गलत किया है।
अंश के रोबदार आवाज से मीनाक्षी जी उसके पैरों पर बैठते हुए रोने लगी और बोली, प्लीज अंश, तुम ऐसे नहीं थे। मेरे बेटे को छोड़ दो। इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है। सब मैंने किया है। मैं मानती हूँ कि वो मैं ही थी जिसने तनुश्री को आदि के पास भेजा था। उसे मारने वाली भी मैं ही हूँ और मैंने ही मीता को ब्लैकमेल किया। ये सब मैंने उस दिन का बदला लेने के लिए किया था। उस दिन मुझे मेरे ही घर से बेइज्जत करके निकाल दिया था। मेरे पति भी मुझसे इस बात पे गुस्सा थे कि मेरी वजह से इतना नुकसान हुआ है। इन सब बात का बदला मैं तुमसे चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हारे परिवार में फूट डालनी चाहिए। मीनाक्षी जी ने अपने किए हुए सारे कारनामे कबूल कर लिया था। आदि को तो जैसे अपने कानों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। जिस लड़की से उसने इतना प्यार किया, उसके लिए अपने भाई से लड़ गया, वो एक धोखेबाज थी और उसकी ज़िंदगी में आई ही उसे उसके परिवार से अलग करने के लिए थी और कहीं ना कहीं वो कामयाब भी हो गई। आदि एकटक कभी अंश को तो कभी मीनाक्षी जी को देखे जा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब कैसे रिएक्ट करे। जब अंश देखता है कि मीनाक्षी जी ने सारी सच्चाई कबूल कर ली है तो वो उस गार्ड को इशारा करता है और मीनाक्षी जी के बेटे को छोड़ने के लिए बोलता है। फिर अंश मीनाक्षी जी को देखते हुए बोला, आँच पड़े तो कांच भी पिघलता है। उसी तरह जब बात अपनों पे आती है तो कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, अपने गुनाह कबूल कर ही लेता है। मैंने आपको पहले भी एक मौका दिया था और बाद में भी, लेकिन ये सब करके आपने अपने लिए खुद जेल के दरवाजे खोल लिए हैं। अंश ये बोल के पंकज को देखते हुए बोला, पुलिस को कॉल करो और इन्हें अरेस्ट करवाओ। इन मेक श्योर ये बाहर ना आ पाए। ये बोल के अंश उस विला से बाहर आके अपनी कार में बैठ जाता है। आज उसने रिश्तों का एक अलग ही रूप देखा। किस तरह से इंसान अपने ईगो में आके गलत रास्ते पर चला जाता है, उसे खुद भी पता नहीं चलता है। मीनाक्षी जी के साथ भी यही हुआ। अपने झूठे इज्जत का बदला लेने के लिए उन्होंने एक मासूम लड़की के जज्बात का फायदा उठाया और एक सच्चे लड़के के दिल को कुचल के रख दिया। ये सब अपराध ऐसे हैं जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। इंसान अपने अहम में इतना अंधा हो जाता है कि अपनों के साथ भी गलत करने से बाज नहीं आता है। वहीं दूसरी तरफ निमी और मीता बैठे हुए थे। मीता को थोड़ा सिर में दर्द हो रहा था, इसीलिए वो लेट जाती है और निमी उसके पास ही बैठी होती है। उन्होंने घर में किसी को भी कुछ नहीं बताया था, इसीलिए किसी को भी मीता के कंडीशन के बारे में नहीं पता होता है। वहीं थोड़ी देर में अंश की कार मित्तल हाउस में इंटर करती है और अंश कार से बाहर आके सीधे घर में जाता है। इस वक्त लिविंग रूम में पूरी तरह से खाली था। वहाँ पर कोई नहीं था तो अंश ऊपर जाता है। उसे पता होता है कि इस वक्त निमी मीता के रूम में होगी और उसे मीता को भी ये बताना था कि अब चिंता की कोई बात नहीं है। अंश सीधे चलते हुए मीता के रूम में जाता है और देखता है कि मीता बैठी हुई अपने फ़ोन में कुछ देख रही है और निमी उसके बगल में सो रही है। ये देख अंश अंदर आते हुए मीता से बोला, ये कब से सो रही है? अंश की बात पर मीता एक बार निमी को देखी और अंश से बोली, बस अभी थोड़ी देर पहले। फिर रुककर अंश से बोली, भाई कुछ पता चला? हाँ, अब सब ठीक है। जिसने ये किया वो जेल में है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंश ने मीता के सिर पर हाथ रखते हुए बोला। अंश की बात पर मीता की आंखों में चमक आ गई और वह खुशी से बोली, सच में भाई? ये सुनकर अंश हाँ में गर्दन हिला देता है और मीता जल्दी से उसके गले लग जाती है। मीता की आवाज़ से निमी, जो अभी अभी सोई थी, उसकी भी नींद खुल जाती है
और अंश को देखते हुए वो बोली, अंश आप आ गए, क्या हुआ है, कुछ पता चला? निमी की बात पर अंश कुछ बोलता उससे पहले ही मिता बोल पड़ी, हाँ निमी, उसका पता चल गया और अब वो जेल में है। ये सुन निमी भी खुश हो जाती है और फिर अंश से पूछी, किसने किया ये? निमी का सवाल सुन के अंश उन्हें नहीं बताना चाहता था कि ये सब बुआ जी ने किया है, इसलिए अंश बोला, ये छोड़े, अब सब ठीक है, आगे के बारे में सोचें। अंश को बात बदलते देख निमी और मिता दोनों ही समझ जाते हैं कि अंश नाम नहीं बताना चाहता है, इसलिए दोनों उससे आगे कुछ नहीं पूछते हैं। मिता फिर से अंश के गले लग जाती है। ये देख निमी बोली, मैं भी। ये बोल वो भी आके अंश के गले से लग जाती है। दोनों ही खुश थे और उन्हें खुश देख अंश भी सारी बात भूल के खुश हो गया। अंश मिता और निमी को वहीं छोड़ के अपने रूम में आ जाता है और बाथरूम में जाके शावर लेने लगता है। साथ ही आज जो भी हुआ वो सब अंश के दिमाग में चल रहा होता है। अंश ने आते वक्त ही राघव जी को मीनाक्षी जी के बारे में बता दिया था। अंश कभी अपने फैमिली मेंबर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके ही परिवार में एक आस्तीन का सांप है। लोग कहते हैं कि जमीन पर चलने वाले सांप तो कभी कभी लोगों को छोड़ भी देते हैं, लेकिन आस्तीन में पलने वाले सांप किसी को नहीं छोड़ता है और आज अंश ने सब अपनी आंखों से देख लिया। थोड़ी देर बाद अंश शावर लेके बाहर आता है। उसने कैजुअल लोअर और टी शर्ट पहनी हुई थी। अंश सोफे पर बैठता है कि तभी उसके रूम का गेट खुलता है और आदि अंदर आता है। अंश आदि को देखते हुए बोला, क्या हुआ? आदि अंश के सामने अपने घुटने पर बैठ जाता है और अपने कान को पकड़ के बोला, आई एम सॉरी भाई। अंश ये देख आदि के सिर पर हाथ रख के बोला, तुझे थोड़ी ना सच का पता था, उठो, ऐसे अच्छे नहीं लग रहे हो। सभी ने तो बताने की कोशिश की, लेकिन मैं ही किसी की बात नहीं सुनी, आदि ने कहा। अंश उसे उठा के सोफे पर बिठा देता है और फिर उससे बोला, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है, लेकिन वक्त गुजरता है तो सारी सच्चाई साफ साफ दिखने लगती है। फिर थोड़ी देर रुक के अंश बोला, अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बहुत दिन तुमने देवदास बन के बिता लिया। अंश की बात पर आदि हंस देता है और अंश को गले लगा के जल्दी से भाग जाता है। अंश उसकी इस हरकत पे हंस देता है। अंश ने पहले अपने चारों तरफ एक ना दिखने वाली दीवार बना रखी थी, जिसकी वजह से कोई भी घर वाले अंश के पास आने से भी डरते थे। किसी को पता नहीं होता था कि अंश का क्या मूड है, पर जब से निमी उसकी ज़िंदगी में आई है, अंश के लिए जैसे सब कुछ बदल सा गया है। अंश पहले भी अपने घर वालों की चिंता करता था, पर कभी किसी को पता नहीं चलने देता था। लेकिन निमी के आने के बाद अंश ने अपने इमोशन शो करने लगा। शायद ये सब मिता के साथ जो हादसा हुआ उसके बाद हुआ हो, लेकिन अंश ये समझ चुका था कि उसके भाई बहनों को उसकी ज़रूरत है। वो अंश से उसका प्यार चाहते हैं। वे चाहते हैं कि अंश एक बड़े भाई की तरह उन्हें प्यार करे और प्रोटेक्ट करे। अंश सोफे पर ही अपना काम करने लगता है। इस वक्त रात के 8 बज रहे होते हैं और इधर निमी और मिता लिविंग रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं था। निमी ने मिता से कहा, क्या बात है मिता, आज तो यहाँ कोई नहीं आया। हाँ यार, मैं भी यही सोच रही हूँ, मिता ने कहा। फिर मिता ने एक मेड को पकड़ के पूछा, सभी कहाँ हैं? मैम, सभी किचन में हैं, मेड ने कहा। किचन? निमी और मिता ने शौक होकर एक साथ कहा। फिर मिता निमी से बोली, सभी घरवाले एक साथ ही किचन में खाना बनाने क्यों गए हैं? हाँ यार, आज तो मैं भी नहीं गई कि कोई मेरी हेल्प करने आए, निमी ने कहा। चल देखते हैं, मिता बोली।
उसके बाद मीता और निमी दोनों ही किचन की तरफ चली देती हैं और वहाँ जाकर देखती हैं कि राघव जी, काव्या जी, दादी और माला सभी एक साथ खड़े होकर अंदर किसी को खाना बनाते हुए देख रही होती हैं। सभी के चेहरे को देख के ही लग रहा था कि उन्हें कोई शौक लगा है। फिर जैसे ही मीता और निमी सामने उस इंसान को देखती है जो खाना बना रहा होता है, वो दोनों भी शॉक्ड हो जाते हैं और एक साथ ही बोलते हैं, आदि, इसको कौन सा भूत चढ़ा है? निमी ने कहा। फिर दोनों अंदर किचन में जाते हुए बोले, आदि, ये सब क्या है? तुम क्या कर रहे हो? लगता है तुम दोनों की आंखों में कोई प्रॉब्लम है। दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मैं खाना बना रहा हूँ। आदि ने जवाब दिया, ये तो दिख रहा है, लेकिन तुम्हें निमी की तरह खाना बनाने का अटैक कब से आने लगा? मीता ने पूछा। मीता के मुंह से ये सब सुन के निमी उसे घूर के देखती है। वहीं राघव जी बोले, वही तो हम भी कब से जानना चाहते हैं कि इसे पागलपन के दौरे कब से पड़ने लगे। राघव जी की बात पे आदि इरिटेट होते हुए बोला, डैड, मैं अपने ही घर में खाना नहीं बना सकता हूँ क्या? इसमें पागल होने वाली क्या बात है? मेरा मन है कि आज मैं आप सभी को अपने हाथ का खाना खिलाऊं। सच में? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम तुम्हारे हाथ का खाना खाएंगे? माला ने कहा। माला की बात पे निमी और मीता हंसने लगी। सभी से अपना मजाक उड़ता हुआ देख के आदि गुस्से से सब्जी काटने लगता है। तभी दादी जी बोली, बेटा आराम से, नहीं तो हाथ कट जाएगा। दादी जी ने यह कहा ही था कि तभी आदि के हाथ में कट लग जाता है। ये देख काव्या जी आगे आके देखते हुए बोली, आदि, ये क्या है? देख, अब चोट लग गई तुम्हें। मोम चिल, छोटी सी ही चोट लगी है, अब मुझे काम करने दो। ये बोल आदि अपने काम में लग जाता है। निमी आदि के पास जाके बोली, आदि, तुम पागल हो गए हो? तुम्हें कब से खाना बनाने का भूत चढ़ा है? क्यों, सिर्फ तुम्हें ही ये भूत चढ़ता है? आदि ने कहा। ये सुन निमी का मुंह बन जाता है। वहीं आदि फिर से अपने काम में लग जाता है। उसे ऐसे देख के राघव जी बोले, चलिए सभी, ये पागल हो गया है, करने दो इसे पागलपन। ये बोल राघव जी वहाँ से चले जाते हैं और उनके पीछे काव्या जी और दादी भी निकल जाती है। माला, मीता और निमी को इस बात की खुशी थी कि आदि ने मूव ऑन करने का सोच लिया है। तीनों ही इस बात से अनजान होती हैं कि असल में क्या हुआ था। तीनों उसे खाना बनाने अकेले छोड़ के बाहर आ जाते हैं। बाहर आते हुए मीता बोली, मुझे तो लगता था कि इस तरह का अटैक सिर्फ निमी को ही आता है, पर मैं कितनी गलत थी। अच्छा जी, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? निमी ने चिढ़ते हुए कहा। दोनों को इस तरह से बहस करता हुआ देख माला बोली, अरे शांत हो जा तुम दोनों। और मीता, तेरा फ़ोन कब से बज रहा है? तू उसे उठा क्यों नहीं लेती? माला का बात सुन के मीता को इस बात का एहसास होता है कि सच में उसका फ़ोन बहुत देर से बज रहा था। मीता फ़ोन देखती है तो उससे रियान कॉल कर रहा था। उसने करीब 5 बार उसे कॉल किया था, पर मीता तो दूसरे ही काम में लगी हुई थी। रियान के 5 मिस कॉल देख के मीता जल्दी से उसे कॉल करती है तो सामने से रियान बोला, मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा था, कहाँ थी तुम? वो मैं थोड़ी बिजी थी शायद, इसीलिए कॉल का पता नहीं चला। तुम बताओ, तुम्हारा शो कैसे जा रहा है? मीता ने कहा। सब अच्छा तो जा रहा है, लेकिन पता है आज पूरे दिन तुमसे बात नहीं हो पाई। इसी वजह से कई शो में थोड़ा सा इरिटेट हो गया था और अपने बेचारे सेक्रेटरी पर चिल्ला भी दिया, रियान ने कहा। रियान की बात सुनकर मीता को थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि आज वो इतनी ज़्यादा परेशान थी कि एक बार भी उसने रियान से बात नहीं की। ये सोच के कि अगर रियान के सामने वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाती तो रियान अपना इतना बड़ा शो छोड़ के उसके पास आ जाएगा।
रियान ने मिता से बिना किसी शर्त के प्यार किया। मिता के बारे में जानने के बाद भी उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। मिता के लिए उसका प्यार जरा सा भी कम नहीं हुआ और मिता भी इस बात को अच्छे से जानती है। इसीलिए उसने अपनी पूरी जिंदगी सच्चे दिल से रियान को दे दिया। मिता अभी भी रियान को कुछ नहीं बता सकती थी, इसीलिए उसने कहा, सॉरी, वो बहुत सारे असाइनमेंट थे जो पेंडिंग थे, वही करने में बिजी थी। अच्छा, और मैंने तुम्हें दोपहर में कॉल किया था, तब निमी ने फ़ोन उठाया और कहा था कि तुम सो रही हो। रियान ने पूछा। हाँ, मैं थक गई थी ना, इसीलिए आँख लग गई थी। और तुम क्या ऐसे सीआईडी की तरह सवाल कर रहे हो? अपना शो जल्दी ख़त्म करो और मेरे पास जल्दी वापस आओ। मिता ने बात को बदलते हुए कहा। तुम कहो तो मैं अभी ही वापस आ जाता हूँ, रियान ने फ्लर्ट करने के अंदाज में कहा। जी नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपना शो करो, उसके बाद ही यहाँ आना, वरना यहाँ आपके लिए नो एंट्री, मिता ने कहा। रियान ये सुन के हंसते हुए कहा, अच्छा जी, नो एंट्री? अगर मैं सामने आ जाऊँ तो क्या खुद को मेरे पास आने से रोक लेगी? जी हाँ, मैं रोक लूँगी, इसीलिए तुम अपना सोचो, तुम खुद को कैसे रोकोगे? इसीलिए बोल रही हूँ, अच्छे से सो करके आना, वरना मत आना। मिता ये बोल के फ़ोन रख देती है। अब क्या करेगा रियान? और हमारे बेचारे आदि, कैसा होगा उनका खाने का स्वाद? तो क्या लगता है आपको? ये कमेंट में ज़रूर बताइए। और कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।